दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी तक हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और हमने कहा था वीडियो बनाने के लिए आपको DI के लिए, क्योंकि आपका बहुत जल्दी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो UPSSC PET का आने वाला है, ठीक है। और उसमें जो DI आता है उसमें DI 20 मार्क्स का आएगा, तो 20 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। बाकी का अर्थमेटिक आएगा, जो भी 4-5 चैप्टर अलग से दिए गए हैं, तो 20 नंबर का DI आएगा किसमें, PET में। तो उसके लिए हम आपको DI शुरू करने के लिए करेंगे आज, ठीक है। देखो, ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। अब हमें आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, वो भी देखो वो कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से आ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन नॉर्मली 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है पाई चार्ट, दूसरा होता है आयत चित्र हिस्टोग्राम, तीसरा होता है रेखा चित्र यानी लाइन ग्राफ, और चौथा होता है सारणी यानी टेबल, ठीक। इसकी स्पेलिंग पे मत जाना, गलत हो सकती है, ठीक है। चलो, अब पाई चार्ट भी 2 टाइप का होता है ना। ठीक, अब एक टाइप तो होता है परसेंटेज वाला, ठीक, और एक होता है डिग्री वाला, ठीक। अच्छा, आयत चित्र, ये आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम, इस तरह के बॉक्स देखने को मिलेंगे। रेखा चित्र लाइन ग्राफ, ठीक, देखो ये लाइन ग्राफ होता है इस तरह, है ना। और ये सारणी टेबल, ठीक है। ये टेबल होती है यानी सारणी होती है, ठीक। अब इनमें जो आपको लैंग्वेज मिलेगी, अब इनमें समझ लो आपको कि केवल इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से चीज़ें बेसिक यूज होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ चैप्टर यूज़ होने हैं, जैसा आपका प्रतिशत यूज़ होना है, परसेंटेज, औसत यूज़ होना है, एवरेज और अनुपात यूज़ होना है, ठीक। और फिर भाषा यानी उसकी लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन बस लैंग्वेज पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए परेशान मत होना। तो इन चीज़ों का यूज़ करना है इसके लिए, बेसिक के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें परसेंटेज से बता देता हूँ, ठीक है। और अभी हम ये कंप्लीट पूरा चैप्टर नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे कि मैं आपसे कहूँ प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का साइन सब जानते होंगे, ये परसेंटेज का साइन होता है, ठीक। तो बताओगे परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, ये होता है प्रति का मतलब होता है 1/, और ये होता है शत मतलब 100, 100, ठीक। तो पर 100 का मीनिंग क्या है, परसेंटेज। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का ये साइन है, अगर कहीं से आपको परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1/100 लिख देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे कि लिखा हुआ है 25% लिखा हुआ है, ठीक। तब देखो 25 इंटू परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, 1/100, तो 1/100 लिख दिया, ठीक। अब 25 × 25, 25 × 100, तो कितना आया, 1/4, परसेंटेज हट गया, ठीक है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 20%, ठीक, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 20 × 1/100, परसेंटेज की जगह कितना आ जाएगा, 1/100, तो 20 पंजे कितना आ जाएगा, 1/5। बताओ समझ में आया। अभी मैं आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, वो बाद में सिखाएंगे परसेंटेज वाले चैप्टर में। केवल आपको परसेंटेज सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, पर 100 होता है, उसको हटाएंगे तब क्या होगा।
ठीक है, चलो ठीक। और परसेंटेज अगर किसी को बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज का मीनिंग पर 100 हो गया, प्रति 100 यानी 1/100। अब और भी इसमें चीज़ें यूज़ होने वाली हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक, इसको ध्यान से समझना। एक वैल्यू है a बराबर है 200 और b बराबर है 250, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर 1, a b का कितना प्रतिशत है। दूसरा, b a का कितना प्रतिशत है। तीसरा, a b से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। चौथा, b a से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन याद करने देखने हैं आपको, समझने हैं, सॉरी याद नहीं करने। अब अगर आप ये 4 टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो कम से कम आपके 5 से 6 नंबर पीईटी के लिए क्वालिफाई, मतलब पीईटी के लिए आप 5 से 6 नंबर का मैथ कर सकते हो बहुत आसानी से, समझ गए। देखो लिखा है ए बी का कितना प्रतिशत है, किसका, बी का। जिसका या जिससे पूछेगा उसको अपॉन में लिखेंगे, मतलब अपॉन में क्या लिखा जाएगा, बी, बी मतलब 250, ठीक। और ऊपर 200 यानी दूसरे वाले को लिख दो 200, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 बार कैंसिल, और 4 गुणा 20 80। तो कितना परसेंट है, 80%। आया समझ में। चलो देखो नेक्स्ट, बी ए का कितना प्रतिशत है, किसका, ए का। तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा, ए मतलब 200, तो दूसरी वाली वैल्यू बी ऊपर लिख लो 250, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक। जैसे कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125। कितना परसेंट है, 125% है, 125%। आया समझ में। अभी 4 क्वेश्चन और दूंगा आपको करने के लिए। ए बी से, किससे, बी से, तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा, बी, बी मतलब 250, ठीक। अब उसने लिखा है ए बी से कितना परसेंट कम है। आप बता सकते हो क्या ए बी से कम है। देखो ए कितना कम है बी से, 50 कम है, तो 50 को ऊपर लिख दो, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 50 से 5 बार कैंसिल, और 5 से 20 बार कैंसिल। कितना परसेंट कम है, 20% कम। बताओ आया समझ में। अच्छा नेक्स्ट, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, किससे, ए से। तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा, ए मतलब 200, ठीक। उसने लिखा कितना परसेंट अधिक है, तो क्या बी ज़्यादा है। देखो बी कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो 50 को ऊपर लिख दिया, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 50 से 4 बार, और 4 से 25। कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। देखो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और ये क्वेश्चन आपको हर एक डीआई में देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपको डीआई से अलग भी परसेंटेज में देखने को मिल जाए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर भी आने वाला है आपका पीईटी में। आया समझ में। कर लेंगे फिर इस टाइप के सब लोग, ठीक। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, है ना, वो करके दिखाओ मुझे जल्दी से।
ए बराबर दिया है 500, 520 लिख लो, और बी बराबर है 500। ठीक है, अब आपको ये चारों बताने हैं, ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ बी कर लो, यहाँ ए कर लो। बी ए से कितना परसेंट कम है, और यहाँ पर भी चेंज कर दो, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। फटाफट जल्दी से चारों का आंसर बताओ तुरंत। किसी का फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन छोड़ देना, कोई बात नहीं, हमें मेथड देखना है केवल। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड ओनली, जल्दी से करो चारों। हो गए, चलो देखते हैं आंसर आप लोगों के। इसमें लिखा है ए बी का कितना परसेंट है, किसका, बी का, तो बी को नीचे लिखेंगे 500, ऊपर 520 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, और 5 दूनी 2, 52 दूनी 104। कितना परसेंट है, 104% पहले का आंसर। ठीक, दूसरे का चेक करो, बी ए का कितना परसेंट है, तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा, अपॉन में ए लिखा जाएगा, ए मतलब 520, ऊपर दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी 500, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 4 से डिवाइड करो 13 बार, 4 से 25, 25 पंजे 125, 1250 बटे 13, बस यहीं छोड़ दो, है ना, हमें आंसर थोड़ी ना देखना है, हमें तो तरीका देखना था। तो 1250 बटे 13%। तीसरा है बी ए से कितना परसेंट कम है, किससे, ए से, तो अपॉन में क्या आएगा, ए मतलब 520। ठीक, और देखना कितना कम है, क्या बी कम है ए से, तो बी कितना कम है, 20 कम है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 2 से 13, 2 से 50, कितना आया, 50 बटे 13%। ठीक है, फोर्थ है ए बी से कितने परसेंट अधिक है, किससे, बी से, बी से मतलब बी को नीचे लिखेंगे 500, और ए कितना ज़्यादा है, ए 20 ज़्यादा है, तो ऊपर लिख दिया 20, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, और 5 चौक 20, कितना परसेंट, बताओ, समझ में आया नहीं आया। तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो, तो ये केवल परसेंटेज का बेसिक था। ठीक, अच्छा एक बेसिक और है, एक चीज़ और है, बताऊं, देखो एक चीज़ ये है, आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्लास में लड़के हैं और एक लड़कियां हैं, क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं, लड़के कितने परसेंट है, कैसे निकालेंगे, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी जितने लड़के हैं बॉयज़ हैं ऊपर लिख दो, अपॉन में आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। ठीक, अच्छा अगर क्लास में लड़कियों का प्रतिशत निकालना है कि क्लास में कितने परसेंट लड़कियां हैं, ठीक, तब ऊपर क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या, अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। बताओ समझ में आया। जो भी परसेंटेज आपसे निकलवाएगा सबसे पहले ऊपर उसी को लिखेंगे, अपॉन में जिसमें से वो परसेंटेज निकालना है, मतलब टोटल या इनिशियल वैल्यू या बेस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, वो नीचे लिखेंगे, वो परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। जैसे कि मान लो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है एक, ठीक है, पॉपुलेशन में पुरुष और महिलाएं, मैन और वुमेन हैं, ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं जो मैन हैं, पुरुष हैं, वो कितने परसेंट हैं, तो कैसे निकालेंगे बताओ। ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा पॉपुलेशन किसकी, मैन की, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, और परसेंटेज के लिए इंटू। ठीक है, जैसे
इसमें आपको अगर वुमेन का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वुमेन जितनी है, महिलाएं जितनी हैं, ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे? टोटल, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू। बताओ ये समझ में आया? तो किसी भी चीज़ का बेसिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया, ठीक है। जो जो चीज़ें परसेंटेज में यूज़ होने वाली हैं वो बता चुका हूँ। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। चलो अब औसत, औसत यानी एवरेज, ठीक है। औसत यानी एवरेज। अब एवरेज का बेसिक बिल्कुल, औसत क्या होता है, ठीक। औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। मतलब जो एवरेज होता है वो होता है सम अपॉन नंबर, ठीक। पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 5 6 8 9 3 2, ये नंबर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम करेंगे, मतलब 1 + 5 + 6 + 8 + 9 + 3 + 2, ठीक है। योग यानी सम, और अपॉन में नंबर। कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर थे तो डिवाइड कर देंगे 7 से। ये क्या हो गया? ये एवरेज हो गया। जोड़ दो, 1 5 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 3 25 25 और 9 34, ठीक है। तो ये एवरेज आ गया। तो औसत में केवल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सम अपॉन नंबर केवल, ठीक है। चलो कर लेंगे, औसत निकाल देंगे किसी भी चीज़ का। अच्छा, अनुपात, देखो अनुपात में क्या होता है? रेशियो। अनुपात होता है रेशियो, मतलब रेशनल नंबर से मिलकर बना है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x/y, इसका मतलब होता है x रेशियो, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो समझ लो। जैसे एक कंडीशन आ सकती है कि a b का 3 गुना और c का 5 गुना है, ठीक। या a b का 3 गुना है जो c का 5 गुना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है? इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि a का रिलेशन b के साथ तो पता है, ठीक, लेकिन c का रिलेशन किसके साथ है ये नहीं पता। सेम कंडीशन, a का रिलेशन b के साथ तो पता है, लेकिन ये नहीं पता c का रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। देखो आपको यहाँ और या एंड हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो सबसे पहले वाले से होता है। सबसे पहले कौन लिखा है? a, तो यहाँ a लिख दो। अब देखो पढ़ो, a b का 3 गुना और a c का 5 गुना, दोनों पता चल गया रिलेशन। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है जो, या इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको हु, ठीक। इसका मतलब होता है नियरेस्ट। तो अगर हम इधर से चलेंगे तो नियरेस्ट यानी पास में कौन पड़ेगा? पास में पड़ेगा b, तो यहाँ b लिख लो। अब पढ़ो, a b का 3 गुना है और b c का 5 गुना है। रिलेशन पता चल गया? चलो ठीक है। अब रिलेशन भी कैसा बनाना है? अगर मैंने कहा a b का 3 गुना है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, a बराबर 3b या 3a बराबर b, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। वो समझ लो, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे a और b लिखा है तो पहले a लिखो फिर b लिखो, ठीक है। अब का जो होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस किस के साथ हो रही है? b की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रही है, तो b की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो, इक्वल कर लो, ठीक है। अच्छा,
ये यहाँ ए और सी है तो ए लिखो और सी लिखो, ठीक। बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत लोगों को आती भी होगी, ठीक है, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक। ए सी का 5 गुना है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सी की गुणा किसके साथ हो रही है 5 के साथ, तो सी की गुणा 5 के साथ करो और इक्वल कर लो। बताओ आया समझ में? इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? चलो, इसमें लिखा है ए बी का 3 गुना, तो ए लिखा और बी लिखा, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई किस किस की हो रही है? 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 20 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 20 है, इक्वल कर दो। बताओ आया समझ में? अच्छा, बी सी का 5 गुना है, तो बी लिखा और सी लिखा, बी और सी लिखा, ठीक। अब का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किस किस की हो रही है? 5 की मल्टीप्लाई हो रही है सी से, तो सी से मल्टीप्लाई करो 5 की और इक्वल कर दो, ठीक। बताओ ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि कौन किसका गुना है, पता नहीं 3a बराबर b है या a बराबर 3b है। तो अब 2 कन्फ्यूजन नहीं हो गए, ठीक है। चलो ठीक, अब इसमें मैं रेशियो के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा और। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है भाई ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, ठीक। और फिर बी रेशियो सी दे रखा है 4:5, ठीक। और आपसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी ए बी सी का अनुपात पूछ ले, तब देखो क्या करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 दिया 12, ठीक। और फिर इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 दिया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 8:12:15। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का अब। तो ध्यान रखना, लेकिन ये इसको करने के लिए फॉर्मेट जो है वो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी होना चाहिए, मतलब ये दोनों कॉमन होने चाहिए, ठीक। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया, या फिर एक तरीका और भी हो सकता है। पहले ये बताओ समझ में आया? पहले ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिख दिया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, फिर इनकी मल्टीप्लाई की 4 गुणा 3 कितना हुआ 12, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 5 गुणा 3 कितना हुआ 15। आया समझ में? चलो, या फिर एक तरीका और हो सकता है, देखो है ना, तरीके ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, हम तो बेसिक सीख रहे हैं अभी। वो तरीका ये है, जैसे ये दोनों कॉमन है, ये दोनों नंबर कॉमन है, बी को रिप्रेजेंट कौन करता है यहाँ पर 3, अच्छा बी को यहाँ कौन रिप्रेजेंट करता है 4, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों तो बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है और ये 4 है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो बराबर होंगे। अब 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लो इसकी, 2 चौक 8 हुआ और 3 चौक 12, अच्छा ये कितना हुआ 4 तिया 12 और ये कितना हुआ 5 तिया 15, ठीक। अब देख लो आप, ये ए रेशियो बी है, देखो यहाँ बी कितना है 12, यहाँ बी कितना है 12, सेम है। इसका मतलब यहाँ ए है तो यहाँ कितना लिखा है 8, तो ए का अनुपात आ गया 8, ठीक। यहाँ बी है तो यहाँ बी की जगह कितना है 12, तो ये आ गया 12, ठीक। ये सी है तो सी की जगह कितना आ गया 15, तो 15 यहाँ से, ठीक। तो तरीके और भी हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी हमें केवल बेसिक सीखना है डीआई के लिए, ठीक है। बाकी इसमें जो महारत हासिल करेंगे वो चैप्टर में हासिल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। चलो, तो उम्मीद है कि आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी तक बता सकते हैं, या उनका रिलेशन बना सकते हैं, या औसत निकाल सकते हैं, या परसेंटेज में जो चीज़ें निकाली हैं मैंने आपको वो बता सकते हैं, ठीक। चलो, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट लिख के बता सकते हो कि यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ समझ में नहीं आया है, तो मैं 1-2 अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको
एक दो एग्जाम्पल और समझा दूंगा, ठीक। अब देखो, इसमें अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है पाई चार्ट। ठीक, अब देखो पाई चार्ट में सबसे पहले बहुत सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन आएंगे यानी निर्देश आएगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। उस पर लिखा हुआ होगा कि दिए गए पाई चार्ट में किसी व्यक्ति का कुल खर्च 20,000 रुपये है और वो अपने द्वारा जो खर्चा करता है उसको उसने पाई चार्ट में बनाया गया, उसके खर्चों को पाई चार्ट में बनाया गया। ये इंस्ट्रक्शन होगा किसी का भी। और फिर लिखा हुआ होगा कि क्वेश्चन, जैसे मान लो कि क्वेश्चन 20 से लेकर 25 तक इसी पाई चार्ट पर आधारित हैं, उनके आंसर दीजिए, ठीक। अब तो भोजन, शिक्षा, परिवहन, किराया, कपड़ों और अन्य पर वो खर्चा करता है। ध्यान रखना ये हमने लिया है परसेंटेज में, और परसेंटेज में हमेशा कोई भी चीज़ कितनी होती है, परसेंटेज में कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100%। तो ध्यान रखना, कभी कभी गलती भी हो जाती है डीआई में, पेपर वाले में ना, पेपर से, तो उसको ध्यान रखना। इनको जोड़कर देख लेना, जोड़कर कितना आता है। तो जोड़कर अगर 100 आता है तो ठीक है, और अगर 100 नहीं आता है तो उसको छोड़ देना, वो गलत होगा। उसमें सभी को या तो कॉमन नंबर मिलेगा या जिस तरह भी, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट मत करना अपना, क्योंकि आपको अलग से टाइम नहीं मिलने वाला कभी भी। आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत है तो बस इतना हो सकता है कि आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है उस पर, ठीक। पता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सही है तो हमने टिक कर दिया, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो क्या करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई है ना, हमने गलती तो नहीं कर दी है कुछ। तो उसको पढ़ने में, दोबारा बार बार चेक करने में कम से कम 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो वो टाइम आपको कोई नहीं देने वाला, समझ गए। वो खुद ही सोचना है आपको। चलो, अब जैसे कि आपसे पूछ ले, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे नॉर्मली ये पूछ ले कि शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए गए, शिक्षा पर कुल खर्च बताओ, ठीक। मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा, बोल दूंगा लेकिन प्रॉपरली, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, शिक्षा पर कुल खर्च कितने रुपए होगा, ठीक। अब समझ लो, कुल खर्च कितना है, कुल खर्च है 20,000, तो 20,000 लिख दिया, ठीक। अच्छा, शिक्षा पर देखना कितना खर्च है, शिक्षा पर 15% का खर्च है, तो जो कुल खर्च था उसका 15% निकाल दो, 15/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक। 2 0 ये, और 15 दूनी 30। तो कितने रुपए खर्च हुए शिक्षा पर, 3,000 रुपये शिक्षा पर खर्च हुए। ये बताओ, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कोई भी अगर आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, मान लो आपसे ये पूछ ले कि कपड़ों पर कितना है, ठीक। तो कपड़ों पर कितना निकालेंगे, 20,000 का 18%, तो 20,000 गुणा 18/100, 2 0 और 18 दूनी 36। तो वो व्यक्ति कपड़ों पर कितने रुपए खर्च करता है, 3,600 रुपये वो कपड़ों पर खर्च करता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर ये कुल खर्च भी दे सकता है, यहाँ पर ये कुल इनकम भी दे सकता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब कुल इनकम जितनी होगी उसी में से तो खर्च करेगा, या कुल खर्च इतना है तो उसमें खर्चों को बता दिया गया। आया समझ में। तो इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। उसके बाद फिर आप डीआई देखना क्या देखना है। तो कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो आप सब बता सकते हो कि किसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे पूछूं किराए का खर्च कैसे निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 20,000 गुणा 30/100, ठीक। मैं आपसे पूछूं अन्य का खर्च कैसे निकालेंगे, तो 20,000 गुणा 12/100। आया समझ में, कर लेंगे सब लोग। चलो ठीक, चलो ये तो थी सिंगल खर्च की बात। अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में डबल खर्च पूछ ले, ठीक, आपसे ये पूछ ले कि परिवहन तथा अन्य पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए, ठीक। वो पूछ ले परिवहन और अन्य पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो देखो परिवहन पर कितने % खर्च किए गए, 5%। एक तो तरीका ये है
कि 20,000 का 12% अन्य का खर्च है, अलग निकाल दो। एक है 20,000 का 5% निकाल दो, वो परिवहन का खर्च आ जाएगा, फिर उन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बार बार अलग अलग निकालेंगे, तो परसेंटेज को जोड़कर भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक। उसने कहा परिवहन तथा अन्य पर कुल खर्च, तो परिवहन पर 5% है, अन्य पर 12% है, तो कितना हुआ 5 + 12 यानी 17%, ठीक है। तो 20,000 रुपये का 17% यानी 17/100 निकालो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक। 2 0 और 17 दूनी 34, तो 3,400 रुपये उसने कहाँ कहाँ पर खर्च कर लिए, अन्य पर और परिवहन पर, दोनों पर मिलाकर कुल खर्च किया। बताओ समझ में आया? अच्छा, या फिर वो क्वेश्चन इस तरह घुमा सकता है, वो कहेगा कपड़ों पर शिक्षा से कितने रुपए अधिक खर्च किए, कितने रुपए अधिक खर्च किए, ठीक है, कि कपड़ों पर शिक्षा से कितने रुपए अधिक खर्च किए। अब देखो टोटल खर्चा कितना था, 20,000 रुपये में से तो खर्च करने थे, तो 20,000 रुपये लिख दिए सबसे पहले। उसने कहा कपड़ों पर शिक्षा से कितने ज़्यादा, तो देखना शिक्षा पर 15% है, कपड़ों पर 18% है, तो कितने परसेंट ज़्यादा खर्च किए, 3% का अंतर है, ठीक। तो गुणा 3% निकाल दो बस, 3/100, 2 0 से 2 0 और 200 तिया कितना हो गया 600, ठीक। तो कपड़ों का जो खर्च है, कपड़ों का जो खर्च है वो शिक्षा पर खर्च से कितने रुपए अधिक है, वो 600 रुपये अधिक है। अलग अलग सॉल्व करोगे फिर घटाओगे तो आंसर तब भी सेम आएगा, तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। आया समझ में? कर लेंगे इस टाइप के। ठीक, अच्छा आपसे पूछ सकता है कि भोजन पर किराए से कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुए, ठीक। उसने कहा भोजन पर किराए से, सॉरी एक गलती हो गई है, कितने प्रतिशत कम, ठीक सही कर लेना, कि भोजन पर किराए से कितने प्रतिशत कम खर्च हुए हैं, ठीक। तो बहुत से बच्चे आंसर लिख देंगे कितना हुआ कि 10% एकदम, और 10% ऑप्शन भी मिलेगा, है ना, कि भोजन पर किराए से कितने % कम हुए कि 10%, और ऑप्शन भी 10% मिलेगा। तो ध्यान रखना, मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, उन दोनों में कंपेयर करना। भोजन तथा किराए पर कितने प्रतिशत का अंतर है, ठीक है। अब पहले इसको कर लेते हैं, भोजन तथा किराए पर कितने % का अंतर है, ठीक। अब देखो भोजन पर कितना है 20% और किराए पर कितना है 30%। इस अंतर का मतलब होता है ये डिफरेंस का साइन है, मतलब बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो घटा दो बस, कितना % का अंतर है 10% का अंतर है, ये आंसर आ गया। यहाँ आएगा 10% का आंसर, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ समझ लो कैसा आएगा। देखो उसने कहा भोजन पर किराए से कितना प्रतिशत कम खर्च हुआ। अब आप बता सकते हो भोजन पर कितने कम है, कितने कम है 10 कम है, ठीक। और किससे कम है भाई, ये 10 जो है वो किससे कम है, किराए से ही तो कम है, तो किराए को नीचे लिख दो। बताया था अभी मैंने परसेंटेज के 4 क्वेश्चन लिखाए थे, तो बताया था जिससे जिसका कहेगा उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो किराए वाला खर्च नीचे लिख दिया, और परसेंटेज बनाना है इसलिए × 100, 1 0 से 1 0, 100/3, 100/3%, या 33 सही 1/3%। बताओ
समझ में आया नहीं आया? तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में, वो समझ में आया? कब आंसर डायरेक्ट घटा कर आ जाएगा और कब सॉल्व करके आएगा, पता चला आप लोगों को? तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट का अंतर है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, और पूछेगा कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है, तब आपको जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखाए थे उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह निकालना। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आ गया? ठीक, चलो एक और लिखते हैं फिर। मैं आपसे पूछूं अन्य पर परिवहन से कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुए? ठीक है, कि शिक्षा पर, अन्य पर परिवहन से कितने परसेंट अधिक खर्च हुए। अब देखो अन्य पर खर्च कितना है 12%, चाहो तो लिख लो या वहीं से देख लो। परिवहन पर कितना है 5%। उसने पूछा है कितने परसेंट अधिक खर्च हुए, अंतर नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो देखो कितने अधिक खर्च हैं, 7 अधिक खर्च है। और किससे अधिक खर्च है? परिवहन से। बताया था जिससे जिसका कहेगा उसे नीचे लिखेंगे, तो परिवहन को नीचे लिखेंगे मतलब 5, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो 5 से 20 और 20 सत्ते 140। कितने परसेंट अधिक है? 140% अधिक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको परसेंटेज पूछा है उसमें ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप रुपए की वैल्यू निकाल कर करोगे तब भी सेम आएगा आंसर, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक। तो क्यों टाइम वेस्ट करें रुपए निकाल कर, हम डायरेक्ट इसी से आंसर ले आएंगे। आया समझ में? कर लेंगे सब लोग? अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि भोजन तथा कपड़ों पर खर्च तथा भोजन तथा कपड़ों पर खर्च व्यय शिक्षा तथा अन्य पर खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, भोजन और कपड़ों पर खर्च का और शिक्षा और अन्य पर खर्च का अनुपात बताना है। तो पहले सबसे पहले लिखा है भोजन तथा कपड़ों पर, है ना, खर्च। तो भोजन और कपड़े, तो 20 + 18 38%, ठीक। फिर क्या लिखा है? शिक्षा तथा अन्य पर खर्च, ठीक। तो शिक्षा 15%, अन्य 12%, तो 15 + 12 27% का अनुपात। तो ये हो गया भैया अनुपात, ठीक। और परसेंटेज जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 38:27। इसको हम भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर ये आ जाएगा, ठीक। कि भोजन तथा कपड़ों पर खर्च और शिक्षा तथा अन्य पर खर्च का जो अनुपात है वो 38:27। बताओ आया समझ में? तो एक काम किया करो, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले एक लाइन पढ़ो उससे क्या मिला, फिर दूसरी लाइन पढ़ो उससे क्या मिला, तीसरी लाइन पढ़ो क्या पूछा है। तो ये लिख लिया करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। जब तक ये डाटा नहीं लिखोगे तब तक नहीं हो पाएगा। कर लेंगे इस टाइप का? अच्छा चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कितने खर्च हैं,
ऐसे कितने खर्च हैं जो औसत से अधिक हैं। ऐसे कितने खर्च हैं जो औसत से अधिक हैं। अब मैंने बताया था औसत या एवरेज कैसे निकालते हैं। औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या। लिख लेते हैं चलो। औसत मतलब होता है योग बटे संख्या। तो मैंने आपको बताया परसेंटेज में पूछेगा तब भी रुपए वैल्यू लेके चलना नहीं है। औसत में पूछेगा तब भी ज़रूरत नहीं है। अनुपात में पूछेगा तब भी इसकी ज़रूरत नहीं है कोई भी। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि हमें पता है कि इन सबको जब जोड़ेंगे तो औसत योग कितना आएगा 100%। और संख्याएं कितनी हैं, खर्च कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 2 तिया 6, 2 से 50। ठीक, तो 50/3 यानी 16 सही 2/3%। ठीक ठीक, तो हमें ऐसे खर्चे बताने हैं, ऐसे कितने खर्चे हैं जो औसत से अधिक हैं। औसत कितना आया 16 सही 2/3%। तो ऐसे खर्चे बताने हैं जो 16 सही 2/3% से ज़्यादा हैं। ठीक, अब देखो 16 सही 2/3% से कौन कौन ज़्यादा है। ये ज़्यादा है भोजन वाला, ज़्यादा है। ये कम है, ये कम है। 30% वाला ज़्यादा है, कपड़ों वाला ज़्यादा है, ये कम है। तो कितने खर्च आए 1 2 3, तो आंसर आया 3। 3 खर्च ऐसे हैं जो औसत से ज़्यादा हैं, क्योंकि औसत आया था 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 से ज़्यादा ये तो हुए 3। बस ये आंसर आ गया 3। या वो इसमें और भी ज़्यादा करता आपसे, वो इसमें और भी ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता था कि औसत खर्च बताओ रुपए में कितना है ना। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बोल सकता था वो कि औसत खर्च बताओ किसमें, रुपए में, कि औसतन कितने रुपए खर्च हुए। ठीक, सभी खर्चों पर। ठीक, अब औसत मतलब होता है योग बटे संख्या। अब रुपए की बात चल रही है तो कुल रुपए कितने खर्च हुए 20,000, और कितने खर्चों पर हुए 6 पर। आंसर आ गया 2 तिया 6, 2 से 10,000। तो 10,000/3 रुपए औसत खर्च है। बस ठीक है, 10,000/3 रुपए क्या है, औसत खर्च है। अगर रुपए में पूछेगा तो, परसेंटेज में पूछेगा तो 16 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको बताया अगर पूछेगा तब करना है। या अगर ऐसा कर लेते हो तो इसका 16 सही 2/3% निकाल दो डायरेक्ट, तब भी आंसर आ जाएगा ये वाला। तो समझ में आया है। अब देखो, आपसे पूछ लेगा इसमें कि भोजन पर खर्च द्वारा केंद्र में बना कोण कितना होगा। ठीक है, यानी भोजन पर जो खर्च है, ठीक, हमसे ये पूछा है कि भोजन पर खर्च जो है वो सेंटर ये है इसका, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री है ये बताना है। ठीक, अब देखो कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से समझना एकदम। भोजन पर जो खर्च है कितने % है, वो 20% है। और मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज हटाएंगे तब क्या करेंगे। ठीक, तो जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट गया, 20/100 फ्रैक्शन हो गया। अब क्योंकि कोण बताना है, टोटल जो एंगल होता है बच्चों, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अब यहाँ से परसेंटेज हट गया है, तो अब इसकी गुणा हम 360 से कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए, डिग्री बनाने। बताओ समझ में आया। वही पहले परसेंटेज को सॉल्व करा तो 20/100 आ गया, और क्योंकि कोण बनाना है इसलिए हमने 360 से गुणा कर दी, तो इतने डिग्री का कोण आ गया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 36 दूनी 72, कितना 72 डिग्री। इसका मतलब भोजन पर जो खर्च है वो सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 72 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ऐसा मत सोचना बोले सर ये तो लग भी नहीं रहा है, तो 30 डिग्री जैसा लग रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, लगे ना लगे, हमको डाटा का यूज़ करना है। ठीक है, चलो, तो आया समझ में।
ठीक, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। भाई भोजन पर खर्च, तो भोजन पर खर्च 20 डिग्री, द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो 20% है तो 20% को सॉल्व करेंगे, 20/100 परसेंटेज हट गया। और कोण बनाना है तो कोण बनाने के लिए गुणा 360 करेंगे, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है इसलिए, तो ये आ गया 72 डिग्री। ठीक, या फिर अगर मान लो आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आपको एक कैलकुलेशन हमेशा के लिए करनी पड़ेगी, वो सभी के लिए जो है वो सही होगी। ठीक, जैसे कि टोटल जो होता है परसेंटेज में वो खर्च कितना है, टोटल है बच्चे 100%। ठीक, और टोटल एंगल जो होता है सर्किल में वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 से 18, मतलब 5% बराबर 18 डिग्री। या अगर मैं आपसे कहूँ 1% बराबर 18/5 डिग्री, 1% बराबर 18/5 डिग्री। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ भोजन पर खर्च कितना है, डिग्री में कोण कितना है, तो भोजन पर खर्च कितना है 20%, तो आप बताओ 1% इतने के बराबर है, तो 20% कैसा बनेगा, जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 4 गुणा 18 72, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 72 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के, फिर कौन समझ में आया? तो आप ये फिर जो है अब आपका बिल्कुल ये कंफर्म हो गया कि 1% 18/5 डिग्री के बराबर है, कोई सब निकाल लो, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी DI आएगा उसमें सब में अप्लाई हो जाएगा कि 1% बराबर 18/5 डिग्री होता है। तो याद मत रखो, याद रखने के लिए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इसलिए बस समझ लो या तो ये तरीका या वो तरीका। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वो आपसे पूछ सकता है कि अन्य तथा कपड़ों पर। ठीक, क्वेश्चन ये है, देखो इसी में देख लो कि अन्य तथा कपड़ों पर खर्च द्वारा केंद्र में बना कोण कितना है। ठीक है, तो अन्य तथा कपड़ों पर खर्च द्वारा, अब देखो अन्य और कपड़ों पर खर्च कितना है, देखो अन्य पर 12%, कपड़ों पर 18%, तो 12 + 18 यानी 30%, तो 30% है। और आपको बताया गया था परसेंटेज सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं, 1/100, तो 30/100 हो गया, परसेंटेज हट गया। और कोण बनाना है तो कोण होता है पूरा 360 डिग्री का, तो गुणा 360 डिग्री। ठीक, तो 1 0 1 0 1 0 1, और 36 × 3 कितना हुआ बच्चों, 108 डिग्री, ये आंसर। ठीक, तो इस ये वाला जो कोण है शिक्षा और कपड़ों और ये वाला, जिसमें 3 लाइनें की गई हैं, अन्य और कपड़ों द्वारा कितने डिग्री का कोण बना, 108 डिग्री का कोण बना, बता सकते हैं सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, आपसे पूछ सकता है किराए पर खर्च द्वारा केंद्र पर बना कोण किराए पर खर्च द्वारा केंद्र में बना कोण भोजन पर खर्च द्वारा केंद्र पर बने कोण से कितने डिग्री अधिक। ठीक है, किराए पर खर्च द्वारा भोजन पर खर्च द्वारा केंद्र पर बने कोण से कितने डिग्री अधिक है। ठीक है, अब देखो किराए की बात चल रही है और भोजन की बात चल रही है। ठीक, तो
चाहो तो लिख लिया करो, किराया और भोजन, किराया और भोजन। तो किराया पर जो खर्च है वो कितने % है? किराए पर है 30%। अच्छा, भोजन पर कितना है? 20%। तो इनको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा कितना अधिक या कम में क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। तो कितना अधिक है? 10%। सॉल्व कर लो, 10/100 और परसेंटेज यानी डिग्री बनाने के लिए गुणा 360। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितने डिग्री? 36 डिग्री का कोण जो है ज़्यादा। ठीक है, यानी किराए वाले ने जो कोण बनाया है वो 36 डिग्री का ज़्यादा। या आप ऐसा कर सकते हो कि भोजन का अलग निकाल दो, किराए का अलग निकाल दो, और बाद में क्या कर लो, उनको दोनों को घटा दो। ऐसा भी कर सकते हैं। बताओ, समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन और लिख लो। 12। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप लोग पाई चार्ट करेंगे और उसका बेसिक्स करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो मैंने बेसिक सिखाया है वो करना है ज़रूर, और उसके बाद ये पाई चार्ट केवल परसेंटेज वाला करेंगे, डिग्री वाला नहीं करेंगे। अभी डिग्री वाला छोड़ देंगे, डिग्री वाला मैं कल करूँगा, ठीक है? केवल परसेंटेज के करने जितने भी आए आपको, और इसमें भी सिंगल वाले करने हैं, केवल एक चार्ट वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पाई चार्ट दे दिया और इसी के साथ एक टेबल दे दी, उनको दोनों को किस तरह साथ लेके चलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक? अभी केवल और केवल ये सिंपल करने हैं, क्योंकि अगर इसे नहीं कर पाओगे तो बाकी में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर करके देखना, ठीक है? तो बहुत बेसिक सा, आप लोगों को लग भी रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे, तो मैं भी कह रहा हूँ ऐसे अगर नहीं भी आएंगे तो इनका यूज़ तो होगा टिपिकल वाले क्वेश्चन में, समझ गए? अगर आपको 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है ये पता ही ना होता, ठीक, तो आप कैलकुलेशन वाले इतने बड़ी कैलकुलेशन कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है बड़ी चीज़ों को सीखने के लिए। चलो समझ लो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसमें पूछ लेगा भोजन कॉमा शिक्षा कॉमा अन्य खर्च द्वारा केंद्र में बना कोण केंद्र में बना कोण कपड़ों, किराया, परिवहन द्वारा केंद्र में बने कोण से कितने डिग्री कम है, ठीक है? तो इन्हीं क्वेश्चन को कितना भी लेंथी बना लो, लैंग्वेज से बन जाएंगे। चौथी चीज़ मैंने लिखवाई थी, कोई परसेंटेज लिखवाया था, अनुपात लिखवाया था, औसत लिखवाया था, चौथी चीज़ लिखवाई थी भाषा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को किसी भी तरह कितना भी बढ़ाया जा सकता है, बस आपको समझना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो समझ लो। उसने लिखा भोजन, शिक्षा और अन्य, ठीक? तो भोजन, शिक्षा और अन्य जोड़ दो इन्हें तीनों को, 12, 15, 27 और 20, 47। कितना हुआ? 47% पहले वाला। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है? देखो, दूसरा लिखा है कपड़ों, किराया और परिवहन, ठीक? तो कपड़ों, किराया और परिवहन, ये इन तीनों को जोड़ दो, 18, 5, 23, 23 और 30 कितना हुआ? करेक्ट, ठीक? तो उसने कहा कितने % कम, कितने डिग्री का कोण कम बना? तो आप बता सकते हो कितना परसेंटेज में कम खर्च हुआ? कितना? 6%। सॉल्व करेंगे मतलब 6/100। बताया था परसेंटेज कैसे लिखेंगे? ठीक, तो 6% का अंतर है, 6% कम है, तो 6% मतलब 6/100, ठीक? और परसेंटेज बनाने के लिए, सॉरी परसेंटेज नहीं, डिग्री बनाना है, और डिग्री बनाने के लिए गुणा 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 से 18, ठीक? सॉरी 2 पंजे 10 और 2 से 18, 18 गुणा 6 कितना हुआ? 108/5,
बस यहीं छोड़ दो, जैसे भी आपको ऑप्शन दे रखा हो। ठीक, तो ये वाले जो 3 खर्चे हैं, इन्होंने जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो नीचे वाले 3 खर्चों से वो कितने डिग्री कम है, इतने डिग्री कम है। आप ऐसा मत सोचना बोले तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, बनाने में फ़र्क हो सकता है लेकिन डाटा में फ़र्क नहीं होगा। ठीक, तो उसके हिसाब से नहीं चलना कि क्या लगता है, उसके हिसाब से नहीं चलना, क्या होता है उसके हिसाब से चलना, क्या होगा। ठीक, चलो फिर आज के लिए ऐसे ही करते हैं, बस पाई चार्ट इतना ही छोड़ते हैं। बाकी कल का जो सेशन शुरू होगा, कल का जो लेक्चर शुरू होगा उसमें मैं पाई चार्ट आपको डिग्री वाला बताऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद पाई चार्ट के साथ साथ पाई चार्ट और एक डायग्राम कोई सा भी दे सकता है, उसको लेके चलेंगे कि उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना वादा करता हूँ कि कम से कम अगर आपके डाटा इंटीग्रेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 20 में से आप 18 कर लोगे। मेरी तो उम्मीद ये है 20 में से 20 अटैम्प्ट कर लोगे, अगर आप बिल्कुल 100% होकर चलेंगे कि हाँ ये आ जाएगा या इस टाइप का हमें समझ में आया है या समझ में नहीं आया, ये सब चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, है ना। पक्का आ जाएगा, 20 में से 20 अटैम्प्ट करके आओगे पक्का। ठीक, जिस दिन पेपर होगा उस दिन कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हो गए, कितने आए थे इस टाइप के। ठीक, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।